हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इपॉक्सी जो है वो बनती कैसे है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इपॉक्सी जो है वो ओपन कैसे होती है या वो किस किस रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट करती हैं या क्या क्या होता है इपॉक्साइड वाली रिएक्शंस के अंदर, वो हम देख चुके हैं। तो काफ़ी सारी रिएक्शंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक अलग वीडियो में जिसका नाम है पेरोक्साइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा कि इपॉक्साइड्स जो होती हैं वो बनती कैसे। देखो, पहला अगर हम बात करें H2O2 और MCPBA की, तो H2O2 और MCPBA में जो H2O2 है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच पेरोक्साइड है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच पेरोक्साइड है तो इसको चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड कीटोन्स वगैरह में जहाँ मिलती है उसके संग ये इपॉक्सी बनाना पसंद करता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। उसका मैकेनिज्म मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो हमारा MCPBA है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पेरोक्साइड। इसको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा हो या रेजोनेंस हो रहा हो +R वाला। ठीक है, तो इस टाइप की एल्कीन्स इसको काफ़ी पसंद आती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कब आपको H2O2 लेना है और कब आपको MCPB लेना है। तो MCPB के साथ आपको जो एल्कीन ले रहे हो वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, और जो H2O2 के साथ आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन होनी चाहिए, तभी वहाँ पेरोक्सी बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड कीटोन्स की, तो देखिए कॉन्जुगेटेड कीटोन्स में अगर मैं एलाइड लेता हूँ सल्फर की एलाइड हम बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं H2S लूँ और साथ में ले लूँ MEI, वो भी ले लूँ एक्सिस में, तो क्या होगा, सबसे पहले होगा SN2, सल्फर अटैक करेगा Me पे, I यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा आपका SMe, एक H रह जाएगा, यहाँ पर एक H तो निकल ही जाएगा, जब सल्फर पॉजिटिव आएगा तो उसे खींच लेगा। फिर ये क्योंकि ये एक्सिस में तो दोबारा अटैक कर सकता है एक और Me पे, लोन पे तो उसके पास है ही, ये फिर अटैक कर सकता है, ये तिबारा भी अटैक कर सकता है, तो ये 3 बार अटैक कर जाएगा। तो यहाँ भी एक CH3, ये भी एक CH3 और एक और CH3। जैसे ये 3 बार अटैक करेगा अब इसे पॉजिटिव आ जाएगा, तो चौथा अटैक करना मुश्किल हो जाएगा अब इसके पास, क्योंकि लोन पर अभी इसके पास अभी बचे हुए हैं, हमला ये दोबारा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ प्लस आ गया है, तो आगे इसको अटैक कराना मुश्किल पड़ जाएगा, तो ये रुक जाएगी रिएक्शन। अगर आप डाल दो बेस BuLi ले लो, या आप सोडियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, ये बेस होते हैं, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी इलाइड बनेगी सल्फर की वो इस टाइप की होगी। ये जो इलाइड बनी है ये अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि जो ये प्लस चार्ज है यहाँ पर जो नेगेटिव है से कोई खास स्टेबिलिटी तो मिल नहीं रही है, तो ये +I से बढ़ा ही रहा है इसको। ठीक है, नेगेटिव को जो मिथाइल ग्रुप्स हैं स्टेबिलिटी तो दे नहीं रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं ये +I से इसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये अनस्टेबल इलाइड है। इस इलाइड को आप बोलते हो अनस्टेबल इलाइड, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव इलाइड है, ज़्यादा चार्ज इलाइड है। तो ये जो इलाइड है ये हमला करती है हार्ट सेंटर पे, क्योंकि ये ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये हार्ट पे अटैक करेगी। तो हार्ट सेंटर कौन सा होता है, अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड कीटोन है तो कॉन्जुगेटेड कीटोन में जो हार्ट सेंटर होता है वो ये वाला होता है। तो सल्फर की इलाइड कहाँ हमला करेगी, यहाँ अटैक कर जाएगी, तो यहाँ अटैक करा दो आप, ये प्लस है, कार्बन पे माइनस था ही, इसका अटैक होगा, ये ऊपर जाएगा, O पे माइनस आ गया, यहाँ पर CH2 सल्फर प्लस, अब ये नेगेटिव तुरंत कार्बन पे अटैक करके यहाँ से सल्फर निकल जाएगा। बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी सल्फर से काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पर जैसे हम विटिक में करते हैं 4 मेंबर रिंग बनाते हैं वैसा नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सल्फर पे अटैक नहीं करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, वरना आप एल्किन बना दोगे, गलती से आपने सल्फर पे अटैक करा दिया तो हो सकता है आप यहाँ पर एल्किन फॉर्म कर दो। ठीक है, तो उससे थोड़ा बचना, ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा और सल्फर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म हुई है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, अगर इसी में मैं स्टेबल की जगह अनस्टेबल की जगह स्टेबल इलाइड ले लूँ, स्टेबल कैसे बनेगी, वही सेम यहाँ तक तो बना ही लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें डाल दो आप MCPBA, या आप ले लो NaIO4, ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर के लोन पेयर का क्या कर देंगे, ये ऑक्सीडेशन, सल्फर का अगर ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा लोन पेयर का तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, सल्फर का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर जब मैं बेस डालूंगा NaH या BuLi टाइप का, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, ये H नेगेटिव, इसका एसिडिक हाइड्रोजन। इस बार जो इलाइड आपकी बनी है ये इलाइड आपकी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इसलिए स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबल इलाइड है, और स्टेबल वाली जब स्टेबल वाली सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करती है। सॉफ्ट सेंटर कौन सा होता है कॉन्जुगेट कीटोन में, ये डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर तो याद रखना अनस्टेबल वाली इलाइड हार्ड सेंटर पे अटैक करती है, और स्टेबल वाली इलाइड जो है वो सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करती है। तो इसका अटैक करा दो अब यहाँ पर, ये पूरा ऊपर तक जाएगा, फिर लौट आएगा, हालांकि वापस लौटेगा, तो लौट की जब आएगा, मैं भी ऊपर तक ले आ रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। यहाँ अटैक हुआ,
डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस है ही, ये जब वापस लौटेगा इधर आया, ये यहाँ आया और ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, सल्फर यहाँ से भाग जाएगा निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नीचे 3 मेंबर रिंग बन जाएगी साइक्लोप्रोपीन की, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखिएगा किस तरह की लाइट दे रखी है उसने, आप इसे चेक कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनर तुमसे लाइट बनवा ले, वो भी तुमको आनी चाहिए बनानी, SN2 से बना लेना, और हो सकता है वो रेडीमेड दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे भी अटैक करा सकते हैं अगर आपके पास स्टेबल लाइट है, और ऊपर अटैक कराओगे अगर आपके पास अनस्टेबल। हाँ, इधर अगर फास्फोरस के साथ रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन का नाम है विटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप एपॉक्सी मत बना देना या 3 मेंबर रिंग मत बना देना, यहाँ का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। यहाँ कैसे होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O है ही, अच्छा ये बनवा भी सकते हो, कैसे बना सकता है, आपके पास PR3 है और आपके पास CH3Cl है, क्या करेगा ये, PR3 का जन्म हुआ है SN2 करने के लिए, ये तुरंत सल्फर का जन्म भी SN2 करने के लिए हुआ है वैसे, ठीक है, ये दोनों ही SN2 के लिए पैदा हुए थे। तो ये जैसे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा PPS3 CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया है। अब आपने डाला है यहाँ पर, क्या डालना चाहो डाल दो, NaH डाल दो या BOLA ले लो, ठीक है। ये क्या कर देगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये बन गया, इसे कहते हैं हम फास्फोरस की लाइट। ये लाइट अटैक करेगी कीटोन पे, ठीक है, ये जो लाइट बनी है नीचे, और ये लाइट कैसी है, अभी तो फिलहाल स्टेबल है नहीं है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, यहाँ स्टेबल अनस्टेबल का इतना चक्कर नहीं है। यहाँ पर जो लाइट बनी है आपकी, ये माइनस ये प्लस, ये अटैक कर जाएगी इस पे, इसे तो कीटोन ही पसंद है, ये तो एल्कीन पे जाएगा ही नहीं, चाहे यहाँ स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये हो गया O पे माइनस आ गया, और यहाँ आ गया आपका कार्बन, यहाँ आ गया PR3। अब यहाँ जो स्पेशल बात है, पीछे जब यहाँ सल्फर था ना तो ऑक्सीजन ने सल्फर अटैक नहीं किया था, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी सल्फर के साथ ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन के साथ है, सिलिकेट तभी इतने मजबूत होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन की। फिर फॉस्फोरस के साथ है, फॉस्फेट, इसलिए उसके बाद नंबर आता है फॉस्फेट्स का, ठीक है, जो बोन्स वगैरह में होता है, दांतों में है, ठीक है। तो उसके बाद आपका नंबर आता है सल्फेट्स का, और सबसे लास्ट में है क्लोरेट्स वगैरह का, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर कार्बन अटैक नहीं करेगा, इसका जब इतना लगाव है फॉस्फोरस से, तो ये फॉस्फोरस से हमला करेगा। यहाँ पर आपकी जो बनेगी इसे कहते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन, इस रिएक्शन का नाम विटिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर इपॉक्सी मत बना देना आप, ठीक है, यहाँ प्लस आ चुका है, प्लस आप तो वैलेंसी पूरी हो ही गई इसकी, इस तरह से। अब P और O का बॉन्ड काफी मजबूत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो आपकी एल्कीन अलग हो जाएगी और POR3 आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में यहाँ विटिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फिर विटिक के अंदर भी काफ़ी सारे केस बनते हैं कि अगर आपकी इलाइड स्टेबल है तो यहाँ जो एल्कीन बन रही है वो E बनेगी, अगर आपकी इलाइड अनस्टेबल है तो एल्कीन बनेगी Z बनेगी, फिर उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं 1-2, ठीक है, वो अलग चीज़ है, पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि स्टेबल इलाइड के में जो है प्रोडक्ट E बनाएगा एल्कीन, और अनस्टेबल वाले में Z बनाएगा, ठीक है, अगर मैं 1-2% को हटा दूँ तो, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं विटिक के बारे में, अभी फिलहाल बस नॉर्मल इलाइड लेके करा दिया है। हाँ, अगर H2O लोगे तो यही बनेगी, ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो ये चारों रिएक्शन मैंने यहीं से निकाल दिए, आप इसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर कीटोन में आप डालते हो ICH2CH2Cl और MELI, तो MELI क्या करेगा, यहाँ पर MELI करता है सबसे पहले मेटल, पहले तो ये बेस का काम करता है, सबसे पहले ये एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, किसका, O का H, O से लगा हुआ H, ट्रिपल बॉन्ड C से लगा हुआ H, N से लगा हुआ H, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। तो अब ये करेगा क्या, ये करेगा मेटल हेलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पर I हटा के भाई M यहाँ अटैक करेगा, ये छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2Li और Cl। अब ये Li प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है कार्बन पे, ये अटैक कर जाएगा कीटोन पे, अटैक करा दो, O पे आ गया माइनस, यहाँ है CH2, यहाँ है Cl, अब ये NGP करके Cl को बाहर कर देगा, बन गई इपॉक्सी, ठीक है। सेम यहाँ पर एल्कीन में अगर हम डालें Cl2 और पानी, तो क्या होगा, Cl2 किसका सोर्स है, Cl2 Cl प्लस का सोर्स है, क्यों है, क्योंकि लो लाइन ल्यूमो है इसमें। Cl2 जो है इसका जब MOT बनाते हैं तो इसकी जो ल्यूमो है थोड़ा नीचे होता है, तो आराम से भाई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से पड़ रहा है, तो ये इसके सिग्मा स्टार में दे देगा, Cl यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया आपका, इसका लोन पेयर होते ही है, Cl जा ही चुका है, यहाँ प्लस है ही, अब ये यहाँ पर क्या कर देगा, NGP कर देगा, यहाँ रिंग बन जाएगी आपकी, Cl की यहाँ हेलोनियम रिंग बन गई। अब ये जो रिंग है, अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो ये ज्यादा बीट से खुलती है, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है कम बीट से खुलती है। आपने पानी डाला है तो पानी से कहां से खोल देगा, मान लेते हैं आगे से बंद थी तो पानी इसको कम बीट से खोल देगा, ठीक है। तो ये Cl है आगे, पानी आ गया पीछे, मिसाल तो अपने आप पीछे चला ही जाएगा। अब आपने डाल दिया NaH, NaH क्या कर देगा, OH का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, और तुरंत NGP करके, NGP के लिए ध्यान रखना OH और Cl एंटी होने चाहिए, सिन में NGP नहीं होती है, मतलब जो ग्रुप दे रहा है अपने लोन पेयर और जो जाने वाला ग्रुप है दोनों अपोजिट होंगे तभी NGP होगी, ठीक है। तो यहाँ इपॉक्सी बन जाएगी, बन गई इपॉक्सी। अब Ag2 और ये तो सिंपल रिएक्शन है, अगर इसमें देखें तो ऑक्सीजन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, आपके पास यहाँ एल्कीन है ही, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ो रिंग बना लो सीधा सीधा, ठीक है।
तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ये भाई, मतलब ये इस तरह से बेसिकली ऑक्सीजन के पास यहाँ हाफ O2 ले रखा है आपने, मतलब यहाँ ऑक्सीजन है अकेला। अब ऑक्सीजन अकेला होगा तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 तो 4, 2 तो लोन पेयर ही होते हैं, ठीक है। अगर हम बनाते हैं तो ऑक्सीजन को जब लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इन दोनों के साथ 2+2 कर जाएगा, सीधे सीधे रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। आप सीधे सीधे जोड़ देना इसको, यहाँ पर आपका एल्किन है ही, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, बन गया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एक्शन थी। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली MCPBA, अगर MCPBA जो है इसके संग अगर ये इपॉक्सी बनेगी तो आपने किस तरह का सॉल्वेंट यूज किया है वो डिसाइड करेगा इपॉक्सी कहाँ बनेगी। जैसे ET2 है, डाईइथाइल ईथर, ये OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा। अगर ये OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गया तो यहाँ पर OH और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फंस गया ना H। अब ये यहाँ पर तो अब क्राउडिंग हो गई, यहाँ पर तो ये H तो फ्री नहीं है, तो अब यहाँ पर स्टेरिकली कंट्रोल्ड कंसेप्ट लगेगा। मतलब ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर इपॉक्सी बननी है तो ये आगे है तो कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये अब इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो नीचे वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इपॉक्सी बनाओगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डाला ही नहीं ET2, आपने डाइक्लोरोमीथेन डाल रखा है तो फिर क्या करोगे आप? डाइक्लोरोमीथेन के अंदर या फिर क्लोरोफॉर्म के अंदर नॉर्मल है जैसा होता है वैसा ही होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर आपका जो OH है वो आगे है ना, ये वाला OH भी आगे और यहाँ भी जो OH है वो भी आगे है, तो जो इपॉक्सी बनेगी वो भी आगे ही बनेगी ताकि वो यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके या यहाँ से भी, है ना, दोनों से कर सके, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हम एक और रिएक्शन है, इसका नाम है डार्जन कंडेंसेशन, इसे आप बोलते हो डार्जन, ठीक है। तो डार्जन में क्या होगा? आपके पास होता है अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर में हम डालते हैं बेस का बड़ा ध्यान रखना, आप जिस एल्कोक्सी ग्रुप का आपने एस्टर लिया हुआ है वही बेस यूज करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई और बेस यूज कर लिया, मान लो OH ले लिया मैंने, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है? यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस कर सकता है, तो यहाँ पर जो करवाना है आपको वो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, अनडिजायरेबल रिएक्शन हो जाएगी, तो उसे रोकना भी आपको। तो आप अगर OMe यूज करोगे तो उससे रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है भाई। अगर ये अटैक कर भी आया मान लो तो उससे वापस यही तो जनरेट हो रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये रिएक्शन होगी क्यों? जब आपका वापस से वही बन जा रहा है रिएक्टेंट D, तो ये तो रिवर्सिबल हो गई, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आपने एस्टर लिया है आप उसी का बेस यूज करोगे। कोई और आपने बेस यूज कर लिया तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है? इसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी कर सकता है और उसका हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है, ठीक है। तो एस्टर की रिएक्शन में हमें खास सावधान रहना होता है कि हम जो भी बेस यूज कर रहे हैं वो एल्कोक्सी वाला हो जो एस्टर में यूज किया गया है। तो यहाँ पर बेस डाला हुआ है, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन। अब तो ऑप्शन यही है इसके पास, ठीक है। और ये अटैक कर जाएगा कीटोन पे, करा दो इसका अटैक, इस पर अटैक हो जाएगा तो Cl C डबल बॉन्ड OMe यहाँ पर अटैक हो गया। अब ये O माइनस यहाँ अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, हो गई NG भी कर देगा ये, ठीक है, ये दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी डार्जन रिएक्शन के अंदर इपॉक्सी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस तरह का स्केलेटन है आपका एसिड डाइक्लोराइड ट्रांस है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिथाइल डिसाइड करेगा इपॉक्सी कहाँ बनेगी। अब ये डबल बॉन्ड चाहे कहीं भी हो, ये डबल बॉन्ड चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कहीं पर भी, जरूरी नहीं जहां मैंने बनाया वहीं हो, हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो। ये मिथाइल अगर आगे है तो पक्की बात है इपॉक्सी पीछे बनेगी, चाहे कहीं भी बनानी हो, ठीक है। स्टेरिकली हिंडर्ड कॉन्सेप्ट लगाएगा इसमें, मतलब भीड़ के अकॉर्डिंग। ये मिथाइल आगे निकला हुआ तो इपॉक्सी पीछे बनेगी, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ हो तब भी, यहाँ होता तब भी, यहाँ होता तब भी, इधर होता तब भी, तो कहीं पर भी। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कैविटी में बनाना मुश्किल पड़ेगा हमें, तो ऐसे केस में इपॉक्सी अंदर नहीं बन सकती, मजबूरी में बाहर की तरफ बनेगी, ठीक है। क्योंकि अंदर कैविटी प्रॉब्लम है ना, ये मुड़ी हुई होती है ऐसे करके, तो कैविटी के अंदर जाके आप इपॉक्सी नहीं बना सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने इसके सिर पे 2 मिथाइल लगा दिए तो वो बाहर से रोक देता है, ये मिथाइल जो है ब्लॉक कर देते हैं बाहर से लगने को। इसमें मजबूरी में आपको अंदर ही इपॉक्सी बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स लगा रखे हैं ये रोकते हैं। तो देख लेना, कहीं नॉरबोरेन के सिर पे 2 मिथाइल तो नहीं निकले हुए हैं। अगर इसके सिर पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो ऐसे केस में आपकी जो इपॉक्सी बनी है वो एंडो बनेगी, और अगर खाली है तो आपकी जो इपॉक्सी है वो एक्सो इपॉक्सी बनेगी, ठीक है। MCPBA तो ये बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पेरोक्साइड है, तो इसको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। तो आपके पास जैसे यहाँ पर 2 टाइप की एल्कीन है, एक ये वाली, तो ज्यादा रिच कौन सी है? बीच वाली, क्योंकि इसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, 8 है, तो इपॉक्सी भी बीच में ही बनेगी, जैसे कि यहाँ बनी है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड कीटोन है, आप उसमें डालोगे H2O2 को क्या पसंद आता है? H2O2 एक इलेक्ट्रॉन रिच पेरोक्साइड है, इसको पसंद आती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन, तो यहाँ पर ये इपॉक्सी बना दी इसने, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और आप इसमें डाल दोगे CH3CO3H, ठीक है, तो ये भी खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर ये बेयर ब्लेगर भी करने लग जाती है। तो इसने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, इसने बेयर ब्लेगर का भी बना दिया है, मतलब दोनों हो गए इसके अंदर ना,
देखो बेयर विनेगर में ऑक्सीजन फंसता है ना साइड में, तो ऑक्सीजन भी फंस गया और थोड़ी बहुत इपॉक्सी भी बन गई, तो इसमें दोनों बन जाते हैं। एबनॉर्मल टाइप का प्रोडक्ट बन गया है, बेयर विनेगर ही बना दिया इसने, इपॉक्सी बना दी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेफ्ट राइट करके आ सकता है एग्जाम में। NaOCl, अगर आपके पास कॉन्जुगेट कीटोन है, कोई भी एल्कीन है, उस एल्कीन में डालोगे NaOCl तो यहाँ पर भी इपॉक्सी बन सकती है। कैसे बनती होगी जरा देखते हैं इसको। ये कुछ ऐसे बनेगी, अगर इसे बनाने पे आए हम तो हम इसको बना सकते हैं। कैसे ये चलेगा, ऐसे यहाँ प्लस आया और NaOCl को मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा, OCl माइनस में, कोई बात नहीं, यहाँ तोड़ दीजिए, ऊपर तक चला जाएगा। तो ये माइनस इस पे चला गया, ये O माइनस हो गया और यहाँ हो गया OCl। अब ये वापस लौटेगा इधर ऐसे और ये O पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। Cl तो लिविंग ग्रुप था ही, बन गई इपॉक्सी, ठीक है। हाँ, पर इसमें एक चीज और है, खाली इपॉक्सी बना के मत रुक जाइएगा, क्योंकि NaOCl जो है बेसिकली ये बनता कैसे है, ये बनता है आपका Cl2 प्लस NaOH से। तो इसमें आप मान के चलिए कि इसमें NaOH भी है, तो NaOH क्या कर सकता है इसका, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोलिसिस भी करेगा आगे। इपॉक्सी तो बनाई दी उसने जो बनानी थी, साथ में इसका हाइड्रोलिसिस भी कर दिया। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ COH बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को खोल भी दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जब पड़ा हुआ है तो इसको ये मत मानिएगा कि ये खाली Cl+ दे रहा है, ये बेसिकली NaOH और Cl2 का मिक्सचर है। तो इसमें आपको NaOH वाला काम भी करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसे कहते हैं DMDO, डाइमिथाइल डाइऑक्सिरेन। ये खुद भी पेरोक्साइड है, इससे भी आप इपॉक्सी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, लोन पे रिपल्शन से कमजोर तो ही रखा है ना, तो ये चला धक्का दिया ऐसे, ये यहाँ से चला गया, तो इसके माइनस अटैक कर दिया आपके O पे। O के बाद ये वाला यहाँ पर O माइनस है ही, इसके धक्के से यहाँ पर प्लस है, ये खुल जाएगा और O माइनस यहाँ पर इस प्लस पर अटैक करके इपॉक्सी बना देगा, ठीक है। बाकी पेरोक्साइड दे रखी तो इपॉक्सी तो बनानी है आपको, ठीक है। ये यहाँ से खुल गया और खुलने के बाद इसके O माइनस ने, एक कार्बन से 2 हेटेरोटम अनस्टेबल होते हैं ना, उसके धक्के से ये खुल गया और यहाँ पर इसने O नेगेटिव ने C+ पे अटैक करके इपॉक्सी बना दी और एसीटोन अलग हो गया। कौन अलग हो गया, बाई प्रोडक्ट क्या है इसका, एसीटोन, ठीक है। नीचे MCPB है, अगर MCPB पड़ा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा, MCPB को वो एल्कीन ज्यादा पसंद आती है जहां ज्यादा रिचनेस हो, ठीक है। यहाँ पर OH का माइनस इफेक्ट है तो थोड़ा खींच रहा होगा इससे, जब यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा ग्रुप जो खींचने वाला है, या तो देने वाले लगे हुए हैं उल्टा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे हैं तो इसको रिच कर रहे हैं। तो MCPB इस वाली जगह पे जो ज्यादा रिच है उस पे इपॉक्सी बनाएगा, क्योंकि ये खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पेरोक्साइड है। हाँ, लेकिन अगर आपने मेटल डाल दिया, वेनेडियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, या कोई और मेटल भी हो सकता है, अगर आपने मेटल ऑक्साइड डाल रखा है या कोई मेटल डाल रखा है तो मेटल तो जाके चिपकेगा इस ऑक्सीजन से, हेटेरोएटम से, और इसी सेंटर को एक्टिवेट करेगा तो इपॉक्सी भी फिर इसी के आसपास वाले पे बनेगी, एलाइलिक अल्कोहल पे। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी लेफ्ट राइट करके आ सकता है। एक तरफ MCPB और डाइक्लोरोमीथेन या फिर आपका क्लोरोफॉर्म वगैरह डाल सकता है वो, ठीक है, और एक साइड दे देगा आपको वेनेडियम एसिड के साथ C4H9OH या फिर TBuOH भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको इधर बनानी है, जहाँ पर मेटल को पसंद आएगा ना ऑक्सीजन, तो वहां जाके चिपक जाएगा और चिलेट कर लेगा तो यहीं इपॉक्सी फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल MCPB डालें तो OH आगे है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आगे बन जाएगी इपॉक्सी। हाँ, लेकिन अगर हम AC2 डाला हुआ तो क्या होगा, तो पहले तो OH भाई AC2 पे अटैक कर जाएगा, OH CH3CO OCO O का अटैक कराओ, ऊपर नीचे ये वाला लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका OAC। अब तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H ही नहीं है, अब लगेगा यहाँ स्टेरिक हिंडेंस कॉन्सेप्ट। अब अगर हाइड्रोजन इपॉक्सी बनाओगे तो कहाँ बनेगी, OAC आगे है तो मजबूरी में इसको पीछे बनना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर AC2 न डाले, हो सकता है यहाँ पर क्या डाल दे वो Me3SiCl और NR3, तभी आप यही करोगे, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा OSiR3। अब OSiR3 में भी कोई H तो है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सीन ही नहीं है, तो यहाँ भीड़ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये ग्रुप हो जाएगा आगे, तो मजबूरी में इपॉक्सी को बनना पड़ेगा पीछे, ठीक है। तो आप चाहो तो H को हटा के वहां कोई ग्रुप लगा दो भारी सा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रुक जाती है। तो अब ये आगे है तो इपॉक्सी बनेगी आपकी बैक साइड में, बना दो, बाद में आप इसको हटा भी सकते हो उसकी हाइड्रोलिसिस करके, क्योंकि तो एस्टर ही तो है, यहाँ पर OH डाल दो। एसिड मीडियम में कराना चाहो या बेसिक में कराना चाहो, हाइड्रोलिसिस तो होके रहेगी इसकी, ठीक है। ये आपका इस तरह से बन जाएगा। लास्ट ये है कि अगर आपके पास फ्यूज है कोई भी रिंग, 5x5 की हो, 6x6 की हो, 6x5 की हो, 4x4 की हो, 5x4 की हो, सिस फ्यूज्ड हो, मतलब जंक्शन सेम साइड हो, आगे आगे या पीछे पीछे, तो जहां जंक्शन होंगे वहीं भीड़ कम होगी, वहीं इपॉक्सी बनेगी। अगर आगे दे रखे हैं जंक्शन, HH यहाँ आगे है तो इपॉक्सी आगे बनी है, ये पीछे पीछे होते तो इपॉक्सी पीछे बन जाती है, ठीक है। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसमें आप इसी तरीके से बनाओगे, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए रीजन के साथ। गुड नाइट।